हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल लक्ष्य क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप करके आने वाला है। स्टूडेंट, यकीन मानिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आपको 70 नंबर में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह 2024 के लिए एक वायरल मॉडल पेपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, वहां जा करके आपको अनुक्रमांक उसके बाद नाम भर देना है, ठीक है। उसके बाद मुद्रित पृष्ठों की संख्या आप लोग मिला लीजिएगा। ये होता है पेपर का कोड 822 केडी है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट के मिलने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस प्रश्न का जितना है बहुविकल्पी सब पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ जितना लिख करके उत्तर देने वाला है सबको अच्छे तरीके से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और कल जा करके 5 मार्च को पेपर में धुआं धुआं करके चले आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर स्टार्ट करते हैं। समय हमको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। 15 मिनट में हम प्रश्न पत्र को पढ़ लेंगे और सभी प्रश्न करके आना अनिवार्य है, ठीक है। आगे हम लोग अब सीधे खंड अ पे आ जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपका पहला प्रश्न है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भाई, लोकप्रिय पारिवारिक बजट है, उसका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने या माइकल एंजिल ने। तो देखिए बाबू, इसका राइट आंसर बिल्कुल ख हो जाएगा, एंजिल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है। बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर पे रखना या इनमें से कोई नहीं। तब बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बैंक में जमा करना। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 3 है बाबू कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की या उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? डाक खाना की है, ठीक है बाबू। यहाँ डाक खाना लिख गया है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 4 है कि 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपया है तो 5 किग्रा चीनी का मूल्य बताइए। बाबू देखिए, 2 केजी का 90 रुपया है ना, तो 90 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 45 और 45 में 5 से फिर करा देंगे गुणा, 1 केजी का दाम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 5 केजी का निकाल लेंगे 225 रुपया, इसलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 है तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? तब बाबू देखिए, 70.75 है ना, इसमें हमको 15 से क्या करा देना है? गुणा, और 15 से गुणा कराएंगे तो बाबू इसका राइट आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? 1061.25 रुपया। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? खांसरा, हैजा, टिटनेस या प्लेग। तब वो जल द्वारा फैलने वाला इनमें से कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हैजा है। अब प्रश्न संख्या 7 पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, 5 मार्च को, 5 जून को या 5 जुलाई को। तो राइट आंसर हो जाएगा कि 5 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग 8 नंबर पढ़ेंगे कि वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है?
ठीक है। तो कूड़ा करकट को कैसे हम लोग निस्तारित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गाड़ करके, जला करके एवं खाद बना करके। इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। ऑप्शन जो घ है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 है कि संक्रामण रोग फैलता है, संक्रामण रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका हमें उत्तर देना है बाबू। ऑप्शन है वायु से, जल से, संपर्क से या ये सभी से। तो संक्रामण रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इन सभी माध्यमों से फैलता है। ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक एक वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक करते जाइएगा बाबू, हमको सपोर्ट करना है। चलिए, घर में सिलाई करने से बचत होती है। यहाँ बचत होती है किसकी? समय की, धान की, कपड़े की। समय, धन व कपड़े की। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, समय, धन एवं कपड़े तीनों की। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन बी, सी, विटामिन ए, डी या विटामिन ई के। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा बाबू? विटामिन बी, सी हो जाएगा। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि इसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि ग्लूकोज के प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 15 नंबर सवाल है, क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तब वो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी केवल ऑप्शन को ही सही तरीके से पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक स्त्राव रोकने के लिए किया जाता है? तो देखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टूर्निकेट का प्रयोग जो है अस्थि भंग में रक्त को स्त्राव, रक्त स्त्राव माने रक्त को बहने को रोकने के लिए किया जाता है। अब है कि कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगने पर, या आगे वाला ऑप्शन देखते हैं बाबू, दम घुटने पर, या तीनों अवस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि तीनों ही अवस्थाओं में कृत्रिम विधि द्वारा जो सांस दिलाई जाती है। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वार पर, तीव्र वेदना पर, हड्डी टूटने पर या मोच आने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तेज ज्वार में जो है बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि गर्म सेक 3 अवस्थाओं में दी जाती है। किन अवस्थाओं में दी जाती है? यहाँ क होना चाहिए। किन अवस्थाओं में दी जाती है? तीव्र दर्द में, तीव्र ज्वर में, स्पंज करते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म सेक की किन अवस्थाओं में दी जाती है? तो तीव्र दर्द में, जब ज्यादा दर्द होता है ना तो गर्म सेक दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब वो देखिए यहाँ 98.4 भी होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो है घ होता है। लेकिन यही सेल्सियस में पूछ दे तो आपको बताना है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग खंड ब को पढ़ेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न है कि निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले बाबू हम लोग करेंगे कैसे? वर्णनात्मक प्रश्न ऐसे आपको हेडिंग लगा लेना है। खंड ब लगाने के बाद हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर दे रहे हैं तो 21 लगा लेंगे और लिखेंगे कि अच्छे बजट की 2 विशेषताएं। बिल्कुल हेडिंग लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे पहला करके कि यह अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है। जो अच्छा बजट होता है ना बाबू, जो अनावश्यक व्यय है उसको नियंत्रित करता है। दूसरा क्या है?
प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। मतलब बहुत सारे चीजों की पूर्ति जो अच्छा बजट है ना मेंटेनेंस करके चलता है। बिल्कुल ऐसे लिख करके चले आएंगे, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा, नंबर मिल जाएगा। 22 नंबर है कि बचत क्या है। आपको बाबू बताना है कि बचत क्या है। ठीक है, अब हम लोग 22 का उत्तर लिखेंगे। कैसे बाबू लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 22 लगाइएगा और बजट हेडिंग लगा करके लिखिएगा कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह बचत कहलाती है। आप लोग ऐसे समझिए बाबू, मान लीजिए कि 1000 रुपया परिवार का आय है और इसमें से 500 रुपया क्या हो गया? खर्च हो गया। तो इसे हम लोग घटाने के बाद जो 500 क्या बचेगा, तो इसे हम लोग बचत कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? बचत कहेंगे। यानी परिवार की आय में से जो खर्च होने के बाद धन बचता है उसे ही तो बचत कहा गया है। अब चलिए 23 नंबर बाबू लिखेंगे कि खून कितने प्रकार के होते हैं। खून कितने प्रकार के होते हैं हमें लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो है ना खून के प्रकार 4 मार के चले आते हैं और गलत हो जाता है। नंबर कटने के बाद कमेंट करते हैं कि हमारा सर नंबर ही कम आ गया। चलिए, लेकिन आपको लिखना क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 23 खून के प्रकार। अब हम लोग लिखेंगे कि आम तौर पर खून 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 8 प्रकार के होते हैं। ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी प्लस और ए बी माइनस होता है। तो इस तरह से लिख करके चले आइएंगे ना तो बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल में फुल मार्क मिलेगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 24 का उत्तर लिखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता के मापन की इकाई क्या है। यानी ध्वनि को हम लोग किस यूनिट में मापते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग 24 का उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 24 का उत्तर लिखेंगे। ठीक है बाबू, तो अब चलिए 24 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता के मापन की इकाई जो होती है ना बाबू, डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। तुरंत कंठस्थ करते चलते जाना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। ठीक है, कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम क्या क्या उपाय करना चाहिए। अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर लिखेंगे बाबू कि कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम कूड़े करकट को घर से बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से हमारा उत्तर लिख करके चले आना है। अब हम लोग आ जाएंगे प्रश्न संख्या 26 पे। किस पे बाबू? 26 पे। हमारा 26 क्या है? चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण बताइए। चिकनगुनिया जो रोग होता है ना उसका मुख्य लक्षण बताना है। अब हम लोग लिखेंगे कैसे? प्रश्नोत्तर संख्या 26 लगा देंगे और लिखेंगे बाबू चिकनगुनिया के लक्षण। लिखेंगे कि इस रोग में जोड़ों में दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? तो जोड़ों में दर्द होता है तथा साथ ही ज्वर होता है, यानी बुखार भी आ जाता है। त्वचा शुष्क हो जाती है तथा प्रायः त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। बच्चों में रोग के संक्रमण से उल्टियां भी होने लगती है। ये जो है ना चिकनगुनिया के लक्षण है। चिकनगुनिया रोग का ये सारा का सारा लक्षण है। चलिए अब हम लोग आगे का पढ़ते हैं। आगे बाबू हमारा निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 27 किस कहाँ से? 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनके उत्तर अधिकतम हमें 50 शब्दों के अंतर्गत लिख करके चले आना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डाक खाने में बचत खाता खोलने से क्या लाभ होते हैं, समझाइए। डाक खाने में जब भी हम लोग खाता खुलवाते हैं क्या लाभ होता है उसको हमें समझाना है। चलिए एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 27 लिख देंगे, उसके बाद हम लोग लगा देंगे। चलिए क्या है? लिखेंगे कि डाक खाने में बचत खाता खोलने के लाभ। लिखेंगे कि डाक खाने में कम से कम 5 रुपया से कोई भी बालिग व्यक्ति एकल अथवा संयुक्त रूप से अथवा नाबालिग के नाम से डाक खाना खोल सकता है। सबसे पहला तो यही लाभ हो गया कि कम पैसे में क्या हो जाएगा बाबू? तो खाता खुल जाएगा। इसमें जमा धन राशि पर
4% वार्षिक ब्याज मिलता है। खाता खोलने पर ब्याज प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक कर मुक्त है। आयकर अधिनियम की धारा 80L के प्रावधानों के तहत ब्याज की राशि पर आयकर राहत उपलब्ध होता है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से लिख करके चले आएंगे, हमारा जो है नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए बाबू, अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 28 नंबर है कि मानव जीवन के लिए जल के कार्यों एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। मानव जीवन के लिए जल के क्या क्या कार्य है और क्या क्या उपयोग है, उसके हमें वर्णन करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 28 लगा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से हेडिंग पर ज्यादा फोकस करिएगा। जल की आवश्यकता लिखेंगे कि जल शरीर की जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह प्यास को शांत करता है, रक्त को तरलता प्रदान करता है। ठीक है बाबू, पाचन क्रिया तथा उत्सर्जन क्रिया को संभव बनाता है तथा शारीरिक स्वच्छता का मुख्य साधन भी है। जल से हम लोग क्या क्या करते हैं बाबू? जल से हम लोग का प्यास बुझता है, जल से हमारा उत्सर्जन क्रिया जो है संपन्न होती है, शरीर जो है स्वच्छ रहते हैं, हम लोग स्नान भी ध्यान करते हैं। किसके माध्यम से बाबू? तो जल के माध्यम से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के करेंगे क्या, चलिए अथवा वाला भी दिया था वही 28 का। अब 29 नंबर है कि मक्खियाँ किस प्रकार रोगों के वाहक का कार्य करती है। मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं अथवा करके पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है। किसी एक बात को हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख करके चले आना है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या किसका बाबू? तो 29 का। किसका? 29 का। अब हम लोग लिखेंगे कि मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं या किस प्रकार वाहक का कार्य करती है। बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके चले आएंगे। लिखेंगे मक्खियों के पैर रोम युक्त होते हैं। जब ये कूड़े करकट जल मल मूत्र थूक अथवा अन्य गंदगी पर बैठती है तो गंदगी के साथ रोगाणु भी इनके पैर पर चिपक जाते हैं। मक्खियाँ जो है ना इन जगहों पर बैठती है तो क्या होती है भाई? रोगाणु इनके पैरों में चिपक जाते हैं। जब ये मक्खियाँ पेय एवं खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो गंदगी के साथ चिपके रोगाणु इन भोज्य पदार्थों पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार मक्खियों द्वारा भोज्य पदार्थ रोगाणु युक्त हो जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति जब भी इस प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें रोगी बना देते हैं। इस तरह से बाबू बिल्कुल हम लोग लिख देंगे कि मक्खियाँ कैसे रोग वाहक का कार्य करते हैं। अब मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन से हैं? तो मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग है कौन सा बाबू? हैजा, टाइफाइड एवं पेचिस। 3 भी लिख देंगे ना, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? तो 30 नंबर क्वेश्चन पर। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं अथवा चेचक रोग के लक्षण, कारण और बचने के उपाय लिखिए। ठीक है, एक एक बात को हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे। अब चलिए हम लोग का क्वेश्चन संख्या 30 है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहने की इच्छा एवं क्षमता होती है, इसलिए प्रत्येक रोग के रोगाणुओं से हमारा शरीर संघर्ष भी करता है। जब हमारा शरीर संघर्ष में हार जाता है तभी हम रोग का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में होती है उसे ही रोग प्रतिरक्षा कहते हैं। रोग प्रतिरक्षा कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही बाबू इम्यूनिटी पावर भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर लिख करके चले आना है। 31 नंबर है कि 18 वर्ष की बालिका के पेटीकोट के नाम लिखकर ड्राफ्टिंग कीजिए अथवा सब्जियों को सूप का रेसिपी बनाने की विधि का लिखिए। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख करके चले आएंगे। कैसे बाबू? लिखेंगे सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने की विधि। लिखेंगे सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने के लिए निम्न सूप सामग्री जैसे कटी हुई सब्जियां, नमक, काली मिर्च, घी, जीरा, पानी आदि ले लेते हैं। उसके बाद कटी हुई सब्जियों को
पानी में अच्छी तरह धो देते हैं। धोकर किसी बर्तन में आधा लीटर पानी डालकर आग पर चढ़ा देते हैं। इतना काम करना है जब रेसिपी बनाते हैं तब सब्जियों गल जाएं तो उन्हें कुचलकर एवं मसलकर किसी बर्तन में छान लेते हैं तथा घी व जीरे का ये जो छौंक है ना, पचफोरन जिसको बोलते हैं, छौंक लगाया देते हैं। अब स्वादानुसार नमक व पीसी हुई काली मिर्च को जो है डाल करके सब्जी का रेसिपी बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग बना लेंगे। ऐसे करके लिख करके चले आओगे ना बाबू, बिल्कुल ऐसे ही लिख करके चले आना है, नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाला है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय है। इनके 32-33 के लिए विकल्प तो दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। ठीक है। 32 नंबर है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? बचत का क्या महत्व है? किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? अथवा करके दिया है बाबू कि जल का संगठन तथा जल प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए अथवा जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत बताइए। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे किसका, 32 नंबर का, कि पारिवारिक बजट लिखेंगे बाबू कि परिवार की आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बजट कहलाती है। बिल्कुल ऐसे करके अच्छे तरीके से लिख करके चले आना है। अब चलिए, अब हम लोग लिखेंगे बचत का महत्व। ये भी पूछा था ना बाबू कि बचत का क्या क्या महत्व है। पारिवारिक बचत का महत्व लिखेंगे कि बचत आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय से बचाकर उत्पादक कार्यों में विनियोजित किया जाता है। महत्व इस प्रकार से निम्नवत है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए जो है बचत आवश्यक है। आकस्मिक संकटों का सामना करने के लिए भी है। ठीक है। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता के लिए जो है जरूरी है। आगे लिखेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जो है पारिवारिक बचत जरूरी होता है और आर्थिक लाभ के लिए भी जो है पारिवारिक बचत जो है जरूरी होता है। अब बचत को सुरक्षित रखना, ये भी पूछा था कि बचत को आप लोग कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो बचत को सुरक्षित रखने का साधन इस प्रकार से है। बैंक में, डाक खाने में, बीमा योजना में, भविष्य निधि में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के माध्यम से, राष्ट्रीय बचत योजना के माध्यम से, या अच्छी कंपनियों के जो है ना शेयर खरीद करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। अब 33 नंबर है, पर्यावरण प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए अथवा डेंगू के लक्षण, कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक है। एक एक करके अच्छे तरीके से हम लोग लिखेंगे। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे 33 का अथवा अलग करके डेंगू के लक्षण। डेंगू के लक्षण क्या क्या है बाबू, तो लिख करके चले आना है कि डेंगू के लक्षण निम्नलिखित है। पहला, इस रोग में तेज बुखार होता है। रोगी को सिर दर्द, कमर दर्द तथा जोड़ों में दर्द होता है। हल्की खांसी तथा गले खराश की शिकायत भी होती है। रोगी को काफी थकान तथा कमजोरी महसूस होता है। रोग के बढ़ने के साथ साथ उल्टियाँ होती है तथा शरीर पर दाने निकल जाते हैं। ये जो है डेंगू के लक्षण हैं। अब हम लोग लिखेंगे डेंगू से बचने के उपाय। लिखेंगे बाबू डेंगू से बचने के लिए आवश्यक उपाय क्या क्या है कि मच्छरों से बचाव किया जाए। इसके लिए एक उपाय है कि मच्छरों को पनपने न दिया जाए। डेंगू फैलने वाले मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पनपते हैं, अतः घरों के अंदर तथा आसपास कहीं भी साफ पानी एकत्र न होने दे। पानी ढक कर रखना चाहिए। फूलदानों आदि का पानी बदलते रहे। ठीक है। मच्छरों की रोकथाम के साथ साथ स्वयं को भी मच्छरों से बचाना है। इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें तथा मच्छरों को दूर रखने के लिए क्रीम या तेल का इस्तेमाल करना है। इस तरह से जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके चले आना है। अब हम लोग चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू कि विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, तो लिखेंगे कि विषाक्त भोजन पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी भोजन में कोई न कोई पदार्थ
ठीक है, रोगी बना देते हैं, व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ में कोई न कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्राह्य नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के अंदर शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यही विषाक्त भोजन कहलाता है। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे वर्णनात्मक प्रश्नों का भी उत्तर हम लोग क्या कर दिए बाबू, दे दिए। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और कल जाकर के पेपर में धुआं कर देना है, दोस्तों को भी इसे शेयर कर देना है। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।